अब ना इसको होगा ना इसकी बातें होंगी, कि अब ना इसको होगा ना इसकी बातें होंगी, अब जो भी होगा एग्जाम के बाद होगा। हेलो परिंदों, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत ही बेहतरीन ढंग से चल रही होगी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 12 जीव विज्ञान के बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर। दोस्तों, ये क्वेश्चन जो हैं किसी ना किसी सेट में आपके बोर्ड एग्जाम में इस बार पूछा जाएगा, ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए दोस्तों, टाइम को ना वेस्ट करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। में से बहुत से लोग होते हैं जो आएंगे वीडियो पर 1 मिनट देखेंगे, 2 मिनट देखेंगे और कट करके दोस्तों कुछ दूसरा देखने लग जाएंगे, कोई कॉमेडी देखने लग जाएंगे। तो दोस्तों उनसे कुछ नहीं होने वाला है। आप ही में से बहुत से लोग होंगे जो दोस्तों 85% लाएंगे, 90% लाएंगे, 95 लाएंगे। तो आप वही होंगे जो दोस्तों वीडियो को एकाग्र होकर अंत तक और सभी को समझ समझ के देखेंगे और उसको नोट डाउन करते हुए चलेंगे। तो दोस्तों आपको भी दोस्तों अगर अच्छा नंबर लाना है तो आपको वीडियो को अंत तक देखना होगा। दोस्तों, सभी क्वेश्चन के आंसर को मैं आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से दोस्तों बताऊंगा। अगर आप वीडियो को अंत तक देख लेते हैं तो आपको 80% प्लस याद हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो फर्स्ट क्वेश्चन है, आणविक जीव विज्ञान का मूल सिद्धांत क्या है, जिसे हम सेंट्रल डोगमा भी कहते हैं। ये क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि सेंट्रल डोगमा जो है इसे किसने दिया था। तो इसे क्रिक नामक वैज्ञानिक ने सन 1958 ईस्वी में दिया था। ठीक है, पहला पॉइंट आप याद रखेंगे, क्रिक ने दिया था सन कब, 1958 को ईस्वी को दिया था। ठीक है दोस्तों, आप एक बार इसका जब उत्तर आप कहीं अलग से पढ़ेंगे, किताब से पढ़ेंगे, विद्या क्वेश्चन, अवतार, ठीक है, बायोलॉजी कहीं से पढ़ेंगे, तो आप देखें दोस्तों इसका जो उत्तर है बहुत ही लॉन्ग में लिखा गया है। अगर आप उसको चाहेंगे याद कर लें तो याद नहीं होगा, आपको रटना पड़ेगा। और दोस्तों मैं जो सेंट्रल डोगमा है यहाँ से यहाँ तक बस इतने में ख़त्म हो जाएगा और यही दोस्तों आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, सेंट्रल डोगमा क्या होता है, डीएनए से आरएनए बनता है और आरएनए से प्रोटीन बनता है। आपको इस तरह से लिखना है कि इसमें डीएनए से आरएनए बनता है और आरएनए से प्रोटीन बनता है। इन्हीं सब क्रियाओं को हम सेंट्रल डोगमा कहते हैं। ठीक है, इसे क्रिक ने 1958 ईस्वी में दिया था। दोस्तों एक क्वेश्चन और पूछ लेता, इसी में पूछेगा, अलग से पूछ लेगा, या तो सेंट्रल डोगमा लिखा रहेगा या अथवा करके, ठीक है, पूछ लेता है प्रतिकृति क्या होता है। दोस्तों क्वेश्चन क्या है, प्रतिकृति क्या होता है, अनुलेखन क्या होता है और अनुवादन क्या होता है। ये सभी क्वेश्चन दोस्तों 2-2 नंबर में अलग से पूछे जाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों डीएनए का बनना रेप्लिकेशन या प्रतिकृति कहलाता है। आप इसको लिख लीजिए। ठीक है, डीएनए से डीएनए बनना क्या कहलाता है, प्रतिकृति कहलाता है। डीएनए से आरएनए बनना ट्रांसक्रिप्शन, जिसे हम हिंदी में अनुलेखन कहते हैं, अनुलेखन कहलाता है। ठीक है, और दोस्तों आरएनए से प्रोटीन का बनना ट्रांसलेशन या अनुवादन कहलाता है। एक बार फिर से देखिएगा, डीएनए से डीएनए का बनना प्रतिकृति कहलाता है, डीएनए से आरएनए का बनना अनुलेखन कहलाता है और आरएनए से प्रोटीन का बनना अनुवादन कहलाता है। दोस्तों आखिर सेंट्रल डोगमा क्या होता है। तो दोस्तों यह सूचनाओं का एक दिशीय प्रवाह है, यानी कि दोस्तों यह जो सूचनाएं होती हैं उसी को इधर उधर लेकर जाता है, उसी का प्रवाह करता है। ठीक है, उसी को लेकर जाता है। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आणविक जीव विज्ञान का मूल सिद्धांत, जिसे हम सेंट्रल डोगमा कहते हैं, आपको बहुत ही अच्छे से याद हो गया होगा। ठीक है दोस्तों, और ये जो अलग से क्वेश्चन पूछ लेगा, 2-2 नंबर में पूछ लेगा, टिप्पणी में पूछ लेगा, इसको आप मत भूलिएगा, इसको आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, आनुवांशिक कूट अथवा जेनेटिक कोड क्या होता है। ये आपके बोर्ड एग्जाम में दोस्तों लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन यानी कि 5 नंबर में पूछा जाएगा। ठीक है, तो यह डीएनए अणुओं में स्थित नाइट्रोजन क्षारकों का वह अनुक्रम है जिसमें प्रोटीन अणुओं के संश्लेषण के लिए संदेश निहित होते हैं। आनुवांशिक कोड जो होता है वो डी ऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड या डीएनए
अणुओं में स्थित होता है, और स्थित तो होता है लेकिन कैसे होता है, तो नाइट्रोजन क्षारकों की तरह स्थित होता है, जिसका काम क्या होता है, जो प्रोटीन अणुओं के संश्लेषण में संदेश को निहित रखता है। ठीक है दोस्तों, एक बार फिर से समझिएगा कि आनुवांशिक कूट डीएनए अणुओं में स्थित नाइट्रोजन क्षारकों का ऐसा क्रम है जिसमें प्रोटीन अणुओं के संश्लेषण के लिए संदेश निहित होते हैं, संदेश भरे रहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम बात कर लेते हैं कोडान क्या होता है। अगला दोस्तों कोडान, तो कोडान जो है न्यूक्लियोटाइड्स के उस समूह को जिसमें किसी एक अमीनो अम्ल के लिए संदेश या कोड हो, कोडान कहलाते हैं। यानी कि न्यूक्लियोटाइड का ऐसा समूह, ठीक है, जिसमें एक अमीनो एसिड के लिए संदेश भरे हों या संदेश हों, उन्हीं को हम बोलते हैं कोडान। सिंपल सा आपको याद रखना है कि न्यूक्लियोटाइड का ऐसा ग्रुप, ऐसा समूह जिसमें एक अमीनो अम्ल के लिए संदेश भरे हुए होते हैं, उसी को बोलते हैं कोडान। ठीक है, अब यहाँ दिया है न्यूक्लियोटाइड के उस समूह को, न्यूक्लियोटाइड का समूह, तो उदाहरण के लिए हो जाएगा AUG, क्या है, एक समारंभ कोडान है, तो इसका उदाहरण हो जाएगा AUG, क्या है दोस्तों, एक कोडान है। ठीक है, समूह दोस्तों, तो AUG ये क्या है, समूह तो है, ग्रुप में है, तो इसीलिए इसे हम क्या बोलेंगे, कोडान कहते हैं। ठीक है, एक मतलब क्या हो दोस्तों, एडेनिन, U फॉर यूरेसिल, G फॉर ग्वानिन। ठीक है, तो दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं एंटी कोडान क्या होता है। ठीक है, tRNA में उपस्थित उस 3 क्षारक समूह को जो mRNA में उपस्थित कोडान का पूरक होता है, उसी को हम एंटी कोडान कहते हैं। ठीक है, tRNA मतलब क्या हुआ, तो ट्रांसफर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए में उपस्थित उस 3 क्षारक समूह को, जो tRNA होता है उसमें उपस्थित उन 3 क्षारक समूहों को जो mRNA में उपस्थित कोडान का पूरक होता है। यानी कि जो tRNA होता है उसका पूरक कौन करता है, mRNA कराता है, तो उसी को बोलते हैं एंटी कोडान कहते हैं। tRNA का पूरा नाम ट्रांसफर आरएनए होता है और mRNA का पूरा नाम मैसेंजर आरएनए होता है। आशा करता हूं दोस्तों आप आनुवांशिक कूट, कोडान, एंटी कोडान के हेडिंग को समझ गए होंगे। अब हम बात कर लेते हैं, अगला हमारा हेडिंग है, ठीक है, त्रिक कोड क्या होता है। गेमो ने 1954 ईस्वी में बताया कि डीएनए एवं आरएनए में कुल 4 न्यूक्लियोटाइड होते हैं। जो हमारे गेमो वैज्ञानिक थे, इन्होंने क्या बताया कि 1954 में कहा कि जो डीएनए होता है और आरएनए होता है उसमें कुल 4 न्यूक्लियोटाइड होते हैं और उनकी 3 अक्षरीय कोड की संभावना सही है। यानी कि उन्होंने जो 3 अक्षरीय कोड दिया, ठीक है, और जो बताया कि 4 न्यूक्लियोटाइड होते हैं, उनकी संभावना क्या है, सही है। ठीक है दोस्तों, 3 कोड दिए थे, जैसे AUG 3 में हो गए, और इनका जो न्यूक्लियोटाइड था वो 4 करके था, तो 4 चुके 16, चौके 64, यानी कि इन्होंने जो 64 बताया वो क्या था, इनके लिए सही था। इसीलिए दोस्तों इनकी जो त्रिकोण परिकल्पना थी वो चल गई। ठीक है, तो त्रिकोण क्या होता है, तो 1954 ईस्वी में गेमो ने यह बताया कि आरएनए और डीएनए में कुल 4 न्यूक्लियोटाइड होते हैं और उनकी 3 अक्षरीय कोड की संभावना सही है, सही मानी जाती है। तो दोस्तों ये था आनुवांशिक कूट। आशा करता हूँ दोस्तों आप अच्छे से समझ गए होंगे। अगला दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन है, समारंभ कोडान क्या होते हैं। आपके बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर में पूछेगा समारंभ कोडान क्या होते हैं, तो 1 नंबर इसमें, 1 नंबर इसमें, 2 नंबर आपको मिल जाएगा। तो सिस्टोन के प्रथम कोडान को समारंभ कोडान कहते हैं। इसका नाम क्या है, समारंभ, समा फॉर सिस्ट्रोन और रंभ यानी कि आरंभ, यानी कि सिस्टोन के आरंभ को, आरंभ यानी प्रथम, तो सिस्टोन के प्रथम कोडान को हम समारंभ कोडान कहते हैं। एक है समापन, तो सिस्टोन के अंतिम कोडान को हम समापन कोडान कहते हैं। आशा करता हूँ दोस्तों आप अच्छे से समझ गए होंगे। जो प्रथम कोडान होगा उसे हम समारंभ कहते हैं। उदाहरण के लिए AUG, इसमें केवल एक उदाहरण इसका होता है, ठीक है, एडेनिन, यूरेसिल और ग्वानिन। और अंतिम कोडान को हम समापन कोडान कहते हैं। उदाहरण के लिए UAA, UGA और UAG, यूरेसिल एडेनिन एडेनिन, यूरेसिल ग्वानिन एडेनिन,
और यूरेसिल एडेनिन ग्वानिन। ठीक है दोस्तों, तो आशा करता हूँ आप इसको भी अच्छे से समझ गए होंगे। अगला बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, मानव जीनोम परियोजना क्या है। ठीक है, तो इसके अंतर्गत मनुष्य के सभी जीनों की पहचान की जाती है, यानी कि जो मानव जीनोम परियोजना होता है, इसके माध्यम से मनुष्य में जितने सभी जीन होते हैं उनकी पहचान की जाती है। इसका नाम ही है मानव जीनोम जीन। ठीक है, तो काम क्या रहेगा इसका, तो काम रहेगा मानव के सभी जीनों की पहचान करना। मानव जीनोम में 3 गुणे 10 के पावर 9 क्षार युग्म होते हैं। ठीक है, टोटल कितने होते हैं याद रखिएगा कि मानव जीनोम में 3 गुणे 10 के पावर 9 क्षार युग्म होते हैं, जोड़े में होते हैं, उनका युग्म बना हुआ होता है। पर्द क्षार पहचानने में $3 का खर्च आता है। टोटल इतने होते हैं, लेकिन एक को पहचानने में $3 का खर्च आता है, यानी कि एक का होता $1 का जो यहाँ रुपया होता है लगभग 80-82 रुपये है। ठीक है, तो टोटल आपको 240-250 रुपये लगेंगे एक की पहचान कराने में। ठीक है, संपूर्ण योजना पर यानी पूरे को कराने में लगभग $9 मिलियन का खर्च आता है। ठीक है, यानी कि 90 लाख रुपए का डॉलर का खर्च आएगा, रुपए नहीं, 90 लाख डॉलर का खर्च आएगा। ज्ञात अनुक्रमों का संग्रह करने के लिए, यानी कि जितने सभी जीनों की पहचान वो करेगा, उन सभी का संग्रह करने के लिए, उन सभी को लिखने के लिए 1000 पृष्ठों की लगभग 3300 पुस्तकों की आवश्यकता होगी। जितने सभी जो पहचान कराए जाएंगे उसको लिखने के लिए 1000 पृष्ठों की लगभग 3300 पुस्तक मतलब उसमें लिखना पड़ेगा, उतनी पुस्तकों की आवश्यकता होगी। यदि प्रत्येक पृष्ठ पर 10,000 शब्द लिखे हों, और फिर भी कब, जब एक पृष्ठ में 10,000 शब्द लिखे जाएं तब। और इसमें टाइम कितना लगेगा, तो 13 वर्ष लगेगा करने में, और कम से कम हजारों वैज्ञानिक इस पर काम करेंगे तभी हो पाएगा। ठीक है, इसके बृहद स्तर के कारण इसे महापरियोजना कहते हैं। दोस्तों, एक क्वेश्चन और पूछ लेता है कि मानव जीनोम परियोजना को महापरियोजना क्यों कहते हैं, तो पूरा आप लिखिएगा, उसके बाद में आप लिख दीजिएगा इसके बृहद स्तर के कारण, मतलब इतनी सभी जो यहाँ पर गाथाएं हैं सब करने के बाद इतना बड़ा हो गया, इसीलिए इसे हम महा बोलते हैं, महापरियोजना कहते हैं। दोस्तों, आशा करता हूँ आप मानव जीनोम परियोजना को बहुत ही बेहतरीन तरीके से और आसान शब्दों में समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, आरएनए कितने प्रकार के होते हैं समझाइए। ठीक है दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। ठीक है, तो आरएनए दोस्तों 3 प्रकार का होता है, आरआरएनए, एमआरएनए, टीआरएनए। इसको मैं दोस्तों केवल एक ही लाइन में आपके बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर में पूछा जाएगा। केवल दोस्तों इसको मैं एक ही लाइन में इसका उत्तर बताऊंगा दोस्तों, लेकिन अगले वीडियो में, क्योंकि दोस्तों ये वीडियो जो है काफ़ी लंबा हो चुका है। तो अगर आप इस वीडियो को देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को दोस्तों ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि सभी विषयों की कंप्लीट तैयारी आपको कराई जा रही है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी तैयारी बेहतरीन बने तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इससे पहले जो 3 वीडियो आपने नहीं देखा है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसे देख सकते हैं। तो दोस्तों फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।